वेलकम टू माय व्लॉग। और नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि जिस तरह से हालिया दिनों में ही कर्नल सोफिया कुरैशी, जो ऑपरेशन सिंदूर की माना जाता है दैट शी वाज द वन हु वाज ऑपरेटिंग दैट ऑल ऑपरेशन, एंड उनके साथ जिस तरह से भारत में सलूक किया गया है, बीजेपी के मिनिस्टर विजय शाह ने उन्हें कहा जी कि वो टेररिस्ट की बहन है। जो पहलगाम में अटैक हुआ, ये उन टेररिस्ट की बहन है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में जो एयरफोर्स के पायलट हैं कामरान वसी, जिनका ताल्लुक़ एक क्रिश्चियन कम्युनिटी से है, उन्हें किस तरह से लोगों ने प्यार दिया, मोहब्बत दी और उनकी कोशिश को इतना सराहा कि हर जगह ही उनको एक इज़्ज़त की निगाह से देखा जा रहा है। तो नाज़रीन, यहाँ से एक बात ये समझ आती है कि कायदे आज़म की जो टू नेशन थ्योरी थी, उसमें अगर किसी को कोई शक था या कोई इब्हाम था तो वो अब इस वाक़े के बाद नहीं रहना चाहिए। इस बात में कोई शक नहीं है कि नरेंद्र मोदी जो भारत के वज़ीर आज़म हैं, वो एक एक्सट्रीमिस्ट हैं और वो किसी भी तौर पर मुसलमानों का वजूद एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। इससे ज़्यादा क्या मिसाल दी जा सकती है कि उनकी ही पार्टी के एक मिनिस्टर विजय शाह उसी कर्नल सोफिया कुरैशी को टेररिस्ट की बहन कह रहे हैं, जो उनके ऑपरेशन को लीड कर रही थी। तो ये बात सोचनी चाहिए कि आर्मी से रिलेटेड जो भी पर्सन होता है, उसका काम सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क को सर्व करना होता है। अगर इसमें भी आप हिंदू मुस्लिम अगर करने लग जाएंगे तो फिर इट मीन्स दैट यू आर इंसल्टिंग योर आर्म फोर्सेस। तो कायदे आज़म ने जिस तरह से माइनॉरिटीज़ के बारे में कहा कि पाकिस्तान बनने के बाद तमाम तरह अक़लियतें हैं जो हैं वो अपनी इबादत गाहों में जाने के लिए आज़ाद हैं, वो हर तरह से आज़ाद हैं। ये दूसरी तरफ देखा जाए तो भारतीय अवाम इस बात पर नरेंद्र मोदी से बहुत नाला दिखाई देते हैं कि उन्होंने ये अमेरिका के कहने पर ये सीज़ फायर जो है वो क्यों किया। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जो नरेंद्र मोदी साहब का गोदी मीडिया समझा जाता है, उस मीडिया ने जिस तरह से झूठ के अंबार लगाए इन 3 दिनों में, इस जंग की सूरत हाल को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया कि भारत के रहने वाले लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे कि दरअसल हो क्या रहा है। और साथ ही साथ जी BBC की जो वेबसाइट है उसको भी इंडिया में बैन कर दिया गया। साथ साथ 8,000 से ज़्यादा ट्विटर अकाउंट्स जो हैं, जिनमें पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी शामिल हैं, उनको भी बैन कर दिया गया। तो साफ जाहिर होता है कि इस तरह के जो अमल हैं, इस तरह की जो हरकतें हैं, उससे आप अपने अवाम को अंधेरे में रखना चाहते हैं। तो ये तो डिपेंड करता है अब इंडिया में रहने वाले लोगों पर कि वो इसको किस तरह से समझते हैं और ये अपने हिंदू मुस्लिम फसादात का जो शोर है इससे बाहर निकलना चाहते हैं या नहीं निकलना चाहते हैं। डिपेंड करेगा, आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि ये चीज़ें किस तरह से टर्न लेती हैं। दूसरी तरफ जी, ये भारत के एक भारतीय सुप्रीम कोर्ट के एक साबिक जज हैं, मार्कंडे काटजू इनका नाम है। और मैं इन्हें जब से देख रही हूँ ना, मुझे यही लगता है कि इन्हें कोई टीवी पे बुलाता नहीं है और ये कोई ना कोई जगह ढूंढते रहते हैं कि वहाँ बैठकर किसी ना किसी तरह बात कर रहे हैं। और सबको पता है कि इस जंग में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने जिस तरह से वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, फ्रांस की जो कंपनी जो राफेल तैयारे बनाती है, उन तैयारों को किस तरह बुरी तरह मार गिराया है। और ये सारे का सारा क्रेडिट पाकिस्तान आर्म फोर्सेस का है। तो इस पर क्या हो रहा है पाकिस्तान में, इस पर हम आगे चलकर बात करते हैं। तो मार्कंडे काटजू जी साहब ने ये कहा है जी कि फ्रांस ने भारत को नाकिस राफेल तैयारे दिए हैं, जिसकी वजह से वो इस जंग में राफेल जो हैं वो गिरे हैं। यानी कि अपने पायलट्स की जो कारकर्दगी है उस पर वो कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। जी, भारतीय वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर साहब ने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो ये कशीदगी रही है, इस हवाले से उन्होंने एक बयान दिया है जो मेरी समझ से तो बिल्कुल बाहर है। मैं आपको ये पढ़ के सुनाती हूँ, आप देखें। ऑपरेशन के आगाज़ में हमने पाकिस्तान को पैगाम भेजा था कि हम दहशतगर्दी के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहे हैं, ना कि फ़ौज को। और फ़ौज के पास ये ऑप्शन था कि वो अलग रहे और मदाखलत ना करे, लेकिन उन्होंने इसे मशवरे के तौर पर नहीं लिया और इस मशवरे पर अमल नहीं किया। तो डॉक्टर जयशंकर साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। पहले तो आप मुझे ये बताएं, आप एक मुल्क के वज़ीर ख़ारजा हैं, आपकी सिक्योरिटी एकदम इंक्रीज़ हो गई इस सारे मामले के बाद,
डिफेंस मिनिस्टर विक्रम मिस्री की भी सिक्योरिटी को एकदम इंक्रीज कर दिया गया। आप लोग तो हुकूमती अहदेदारान हैं, हुकूमत का बड़ा अहम हिस्सा है, आप लोगों की सिक्योरिटी क्यों इतनी हाई प्रोफाइल कर दी गई है? पहला तो मेरा क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन ये, आप कह रहे हैं जी कि हमले से पहले हमने भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तानी हुकूमत को वाज़ेह कर दिया गया था कि हम ये सिर्फ टेररिस्ट को निशाना बनाने के लिए हम ये कर रहे हैं। तो सर, किस बेस पर आप ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान में टेररिस्ट उन्हीं मकामात पर मौजूद थे, जबकि वो मकामात तो बड़े सेटल्ड एरियाज़ हैं, जिनमें मुजफ्फराबाद, गुजरांवाला, भावलपुर आता है। ये यहाँ पर तो आम लोग रहते हैं, और अगर यहाँ पर टेररिस्ट की निशानदेही आपने की तो आपका काम था कि आप पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इस बारे में इतला करते, उन्हें बताते। ये तो कोई तरीका नहीं था ना कि रात के 12 बजे आप सेटल्ड एरियाज़ पर हमले कर दें और सिविलियंस वहाँ पर मारे जाएं, और उसके बाद जो आप अपनी हार का भी जो है वो हार को तस्लीम करने को भी आप तैयार नहीं है। नरेंद्र मोदी साहब ने भी कुछ इस तरह से हमखाना सी बात की जी कि भारत पर ही पाकिस्तान ने हमला कर दिया, तो पाकिस्तान क्या करता? पाकिस्तान बैठा रहता, अपने लोग मरवाता रहता, अपने लोगों को तकलीफ में देखता रहता? तो इस तरह तो नहीं होता ना। आपने जो एक एटीट्यूड के साथ पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क करार देने की जो बात ठान ली है, 2014 से हम यही सुनते आ रहे हैं और अभी तक आप यही करते आ रहे हैं, तो कम से कम आप अपने स्टेटमेंट्स तो इस तरह के रखें। ऑल एंड ऑल दिस शोज दैट द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया हैज़ बीन फेल्ड बैडली। ये बात मैं नहीं कह रही, ये इंडिया के अवाम भी कह रहे हैं। सोशल मीडिया पे भी आप देख सकते हैं, टीवी चैनल्स पर भी देख सकते हैं कि जो फॉरेन पॉलिसी है वो किसी भी लिहाज से खित्ते में अमन को फ़रोग नहीं दे रही। ये इंडियन लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है, नरेंद्र मोदी साहब का जो एक जाल बिछाया हुआ है, ये इंडिया को ही नुकसान दे रहा है। पाकिस्तान ने तो अपना डिफेंस करके ये चीज़ पूरी दुनिया में बता दी है कि पाकिस्तानियों को हल्का ना लिया जाए।